जो एंट्री है। और इसके साथ आप चर्चा में बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगी। एक और जानकारी दर्शकों को दे दे वॉल ग्राफिक्स के माध्यम से कि आखिर युद्धपोत की ये जो खासियत है ये क्या है, इस युद्धपोत की जो खासियत है वो क्या है। दर्शकों देखिए, युद्धपोत की खासियत, इस युद्धपोत का वजन 5000 टन है। सबसे पहली खासियत, युद्धपोत का नाम CHOE कोई योन क्लास डिस्ट्रॉयर है। जी हां, इसका नाम है योन क्लास डिस्ट्रॉयर। आधुनिक मिसाइल और एयर डिफेंस से ये लैस है, आधुनिक मिसाइल से ये लैस है। और इसके साथ ही उत्तर कोरिया का सबसे आधुनिक और भारी जहाजों में से एक है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कितना ज्यादा घातक होगा। समुद्र, हवा और जमीन तीनों दिशाओं में मुकाबला करने में ये सक्षम है, ये कैपेबल है। मल्टी रोल कॉम्बैक्ट मिशन के लिए डिजाइन किया गया, ये तैयार किया गया है। इस युद्धपोत की ये तमाम खासियत है। लंबी दूरी की गाइडेड मिसाइल तैनात की जा सकती है, इसमें लंबी दूरी की गाइडेड मिसाइल है वो भी तैनात की जा सकती है। इसके साथ ही दर्शकों, दुश्मन के युद्धपोतों और जमीन ठिकानों को निशाना बनाने में ये सक्षम है। इसके साथ आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम से ये लैस है। ये तमाम जानकारी जो हमने आपको वॉल ग्राफिक्स के माध्यम से दी है, यहां पर कहा जा रहा है कि अब नॉर्थ कोरिया की एंट्री से यहां पर दुनिया में और तबाही देखने को मिल सकती है। दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइलों को हवा में मार गिराने में ये सक्षम है। और इसके साथ ही बात करें उत्तर कोरिया के समंदर में तैयारियों को देखते हुए सवाल उठ रहा है कि आखिरकार उत्तर कोरिया हथियार क्यों बढ़ा रहा है। उत्तर कोरिया लगातार अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को मजबूत करने में लगा है, जिस पर कोरिया का यह कहना है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के दबाव का सामना करने के लिए सैन्य ताकत बढ़ाना उसके लिए जरूरी है। और किम जोंग उन के सत्ता में आने के बाद से सेना और परमाणु हथियार कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। साथ ही आर्थिक सुधारों पर भी जोर देने की बात कही जाती रही है। ये तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं। सर हमारे साथ बने हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर TP जाएगी। सर, एक बार फिर से आपके पास लौटना चाहूंगी सर, और आपसे कुछ और विशेष जानकारी हम दर्शकों को देना चाहेंगे। सर, उत्तर कोरिया की जो एंट्री है, अमेरिका का क्या बयान आ जाएगा? अगर आपके अनुभव से हम जाने तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति जो अपने यहां पर कह लीजिए घमंड में चूर रहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तो बात ही अलग है, सर आपको लगता है कि अगर उत्तर कोरिया के जो तमाम हम दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, इससे ट्रंप जो है वो 2 से 3 दिन के भीतर बयानबाजी करते नजर आएंगे? क्या एंट्री होगी उनकी? देखिए, ट्रम्प तो हर बात के ऊपर बयानबाजी करते हैं। हाँ। वो रिलायबली अनरिलायबल है, हाँ। यानी कि उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कब क्या करते हैं। लेकिन ये भी बता दें कि नॉर्थ कोरिया का जो ये वारशिप है, ये कोई ऐसा बड़ा हथियार नहीं है जो दूसरे देशों के पास ना हो। ये तो 5000 टन का है। दूसरे देशों के पास 1-1 लाख टन के वारशिप्स हैं, शिप्स हैं, कॉमर्शियल शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं। तो लेकिन युद्ध नॉर्थ कोरिया का उभरी हुई ताकत से उभरती हुई ताकत ज्यादा खतरनाक होती है। अब चाइना के पास तो 1-1 लाख टन के वारशिप हैं। इन्होंने ये 5000 का बनाया है, लेकिन इनमें पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब कि ये और प्रोड्यूस कर सकते हैं रशिया और चाइना की मदद से। तो इनका जो पोटेंशियल है उससे डर लगता है, वन। दूसरा, ये एक रोग नेशन है, और जो किम जोंग उन है ये एक वॉलेटाइल लीडर है। जी। इनके बारे में ये पक्का नहीं कहा जा सकता ये न्यूक्लियर पावर का कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। ये कहते हैं कि जब भी अमेरिका और साउथ कोरिया कोई एक्सरसाइज जापान सी में या मेरे पिछवाड़े में करते हैं, असलियत में वो एक्सरसाइज नहीं होती, वो मेरे देश के ऊपर उनके अटैक की रिहर्सल होती है। ये इनका कहना है। इसलिए मैं अपने हथियारों को, जखीरे को लगातार बढ़ाता रहूंगा। इसका वो अनाउंसमेंट भी करते रहते हैं। नॉर्थ कोरिया का इस वार में एंटर होना हाँ। यकीनन एक न्यू डायमेंशन तो ऐड करता है, लेकिन वो वार के सिनेरियो को बदल पाएगा ऐसा नहीं लगता। ऐसा इसलिए नहीं लगता क्योंकि त्यागी सर, अमेरिका। जी। माफी आपको रोक रही हूं, लेकिन एक और मेरा छोटा सवाल आपसे है, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। अगर बात की जाए रशिया की सर, रशिया इस बाबत बयान तो दे रहा है कि असाधारण नेता की आपने हत्या कर दी, ये गलत है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि जो इमेज बनी हुई है उत्तर कोरिया की पूरे दुनिया के सामने, किम जोंग को लेकर जो डरावनी बातें सामने आती है, लोग उनसे डरते हैं, तो क्या आपको लगता है सर वास्तविकता ही ऐसी है? वास्तविकता भी ऐसी ही है और रशिया की यहां फिर जरूरत नहीं पड़ेगी ईरान को? क्या काफी होंगे? क्या बताते हैं आपका अनुभव के हिसाब से? देखिए, यही एक बात है, आप बिल्कुल सही कह रही है हाँ। कि नॉर्थ कोरिया से उम्मीद की जा सकती है कि वो केवल कहेगा नहीं,
वो कर भी देगा। बिल्कुल। जैसे जब जरूरत पड़ी तो रशिया को उसने तुरंत अपने 10,000 ट्रूप भेज भी दिए। हाँ। एक बार भेज दिए, 2 बार भेज दिए, कैजुअलिटीज होने के बाद भी भेज दिए। यानी कि और जो देश है जैसे चाइना और रशिया है, ये तो दूर से बैठ के निंदा करते रहे, हम निंदा करते हैं इसकी, ये अटैक नहीं होना चाहिए था, एग्जैक्टली exactly. ये ईरान की संप्रभुता पे हमला है। बताइए ना सर, क्या लेकिन होगा? आप तो डिफेंस लेकिन एक्सपर्ट है सर, निंदा करने से क्या हो रहा है? ईरान को मदद मिल रही है क्या? तबाह हो रहा है लगातार, कोई देश यहाँ पे सपोर्ट में खड़े नहीं है। उत्तर कोरिया ये कितना हो सकता है सक्षम? बस यही है कि जैसे हाँ। यूनाइटेड नेशंस के जो गुटेरेस है, जब भी कहीं कुछ होता है तो वो कहते हैं शांति का इस्तेमाल करो और आपस में सुलह कर लो। उनकी बात को सुनता कौन है? हम्म। ऐसे ही जो ये पावर है रशिया और चाइना, इन्होंने मदद तो की है ईरान की, बिल्कुल। लेकिन इतनी मदद नहीं की। ये दोनों देश थे जिन्होंने वेनेजुला से भी प्रॉमिस किया था हाँ। कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब अमेरिका ने एक्शन लिया, ये दोनों चुपचाप विधवा की तरह से बैठे रहे, किसी बिल्कुल ने ठीक। कुछ भी नहीं किया। हम्म। लेकिन नॉर्थ कोरिया के साथ ऐसा है कि अगर वो मदद पे उतारू होता है तो वो जमीनी मदद देगा। इसलिए इनकी एंट्री से थोड़ा डर लगता है। लेकिन इनकी एंट्री होने के बाद भी अमेरिका की जो नेवल पावर है, देखिए, अब इसमें कहे कुछ भी, लेकिन 3 पॉइंट नोट कीजिए। जी। उनका जो ईरान का डेना शिप था, वारशिप, जिसमें 180 लोग के करीब थे, उसको उन्होंने डुबो दिया, उसको पूरा 2 हिस्सों में तोड़ दिया। हम्म। उनका जो बंदरगाह था, क्या था उसका बंदरगाह, बंदर करके कुछ नाम है उसका, वो पोर्ट को तबाह कर दिया, और उस हाँ। पोर्ट पे जो 2 जहाज खड़े थे उन दोनों को भी मार दिया। और तीसरा, उनका जो ड्रोन कैरियर था, ये ईरान की एक नई चीज थी कि उसने ड्रोन को लिए बाकायदा एक वेसल बनाया और उसको ड्रोन कैरियर का नाम दिया, और उसमें स्पेशली लॉन्ग रेंज के ड्रोन उनको तैनात किया गया था समुद्र के अंदर, जी। वरना जनरली ड्रोन जो है वो जमीन पर रहते हैं। समुद्र के अंदर क्या, उसको भी अमेरिका ने तबाह कर दिया। तो अमेरिका की जो नेवल पावर है उसके सामने ईरान की नेवल पावर कुछ नहीं है। लेकिन कभी कभी हाथी को चींटी भी सूंड में उसको परेशान कर देती है। एक पावर ऐसी है ईरान की जो अभी सामने नहीं आई है, वो है मिनी सबमरीन। उसने हम्म। मिनी सबमरीन बनाई है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजन है, यानी कि पानी के नीचे इलेक्ट्रॉनिक इंजन होने की वजह से उनमें आवाज नहीं आती, यानी कि उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। जी। शैलो वाटर में वो समुद्र की सतह पर बैठ जाती हैं और वो दुश्मन के जहाज को एम्बुश कर सकती हैं और किल कर सकती हैं। ये स्थिति तब आएगी जब लड़ाई का केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आएगा, क्योंकि वहां का पानी शैलो है, उथला है, वहां पे वो काम आएंगी। तो इसलिए ईरान की ताकत को अभी ये तो नहीं कह सकते ठीक है। कि पूरी तरह खत्म हो गई है, पर हम्म। फिर भी लगातार डिमिनिश होती जा रही है। आप ये देखिए ना, 6,000 बम डाले जा चुके हैं, हर एक बम करीब करीब 1 टन का है। यूं समझिए कि हर घंटे में 50-55 बम ईरान के 170 शहरों के ऊपर डाले जा चुके हैं और डाले जा रहे हैं। और अब B2 बम्बर भी आ गए हैं। तो कब तक रेजिस्टेंस जो है, ठीक पहले है। तो उनका फर्स्ट जी, पहले तो उनका फर्स्ट एचेलॉन ऑफ लीडरशिप खत्म किया, सेकंड एचेलॉन ऑफ लीडरशिप खत्म किया, और अब उनके शहरों की तबाही। तो ठीक है, उनके अंदर साहस है, शौर्य है, स्वाभिमान है, लेकिन एक लंबे समय तक मैं समझता हूँ ईरान रजिस्ट नहीं कर पाएगा। सर एक छोटा सवाल, बस एक छोटा सवाल, बस कुछ शब्दों में आप बयां कीजिएगा। अगर बात की जाए, कहा जा रहा है कि ईरान अब कमजोर मिसाइलों का प्रयोग कर रहा है क्योंकि उसके पास अब अधिक शक्ति नहीं बची है। आपको क्या लगता है, प्रदर्शन कर लिया गया है कि छिपा कर रखी गई है अपनी मिसाइलें अमेरिका के लिए? छोटा सवाल। नहीं, ये उनकी पॉलिसी है जी, खोमेनी ने पॉलिसी बनाई थी अच्छा। कि कोई भी लड़ाई जो है उसमें 3 फेज होने चाहिए। हम्म। पहले फेज में रिटेलिएट करो जितना कर सकते हो, दूसरे फेज में चुप हो जाओ, कम हो जाओ, हाँ। अपने घर को देखो, और जो आक्रमण हो भी रहे हैं उनको सहन करो, और तीसरे फेज में जब दुश्मन को लगे कि ये तो खत्म होने वाले हैं, तब मोर वायलेंटली अटैक करो। तो ये इस तरह से उनकी, इसको कहते हैं मोजाइक डिफेंस डॉक्ट्रिन, जिसमें यह भी कहा गया है कि अगर पूरी सेंट्रल ठीक है। लीडरशिप भी तबाह कर दी जाए तो 31 प्रोविंशियल कमांडर को ताकत दी जाती है कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं और अटैक कर सकते हैं। ये पॉलिसी खोमेनी बना के गए थे। ठीक है। तो इस वजह से उसके मरने के बाद भी ईरान टिका हुआ है।
ठीक है सर, आपने तमाम जानकारी दी, बहुत दिलचस्प जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद टीपी त्यागी सर, जुड़ने के लिए चर्चा में और तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए, हेडलाइंस के साथ आपको आगे लगातार जंग में जानकारी देंगे। मिडिल ईस्ट में महाजंग का 7वां दिन, ईरान पर अमेरिका और इजराइल की बमबारी जारी। ईरान का भी पलटवार, बहरीन की रिहायशी इमारत को बनाया निशाना, मनामा के 2 होटल पर अटैक। ईरान युद्ध के बीच भारत को बड़ी राहत, अमेरिका ने रूस को दी भारत को 30 दिन तक तेल बेचने की छूट। जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में 15% का इजाफा, प्रति बैरल कीमत हुई $84।